नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम स्वामी दयानंद सरस्वती का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और राष्ट्रवाद के संबंध में उनके जो विचार थे उनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस कक्षा ऑनलाइन कक्षा का हमारा विषय होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन। दोस्तों, स्वामी दयानंद ने एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। उन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया था। तो इसी क्रम में आज हम उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। वे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। तो उनके राजनीतिक चिंतन में हम उनके विचारों को देखें तो पहला विचार है मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह है। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है और वो ये है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी हैं। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजापालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की है। एक तो है विधानसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरी है धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में हम कर सकते हैं। आज के ज़माने में यही 3 संस्थाएं काम कर रही हैं और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए। दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा है कि सभा अध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सभा अध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास यानी छठे समुल्लास में दयानंद लिखते हैं कि सभाध्यक्ष या राजाओं को सभाओं के अधीन 3 सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग। दूसरी बात है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करना। आंतरिक क्षेत्र में दुष्ट लोग होते हैं, उनसे बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे रक्षा करना और बाहरी क्षेत्र में जो शत्रु राष्ट्र हैं उनसे रक्षा करना।
पिता के बराबर प्रजा का पालन करना, शिक्षा की उचित व्यवस्था करना ताकि लोगों का बौद्धिक विकास उचित ढंग से हो सके, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण करना। दयानंद ने सदैव ही इस बात पर जोर दिया कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह है। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य ही किया है। दयानंद का विचार है कि व्यक्ति आत्म उन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श जैसे कि स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व की भावना है, इनमें वो यकीन करते हैं। अगली बात है दोस्तों, उनके राजनीतिक चिंतन के संबंध में जो अगली बात आती है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांव की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया तथा मनुस्मृति के आधार पर गांवों की प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय खोला जाए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूरा कर सकें, जिम्मेदारी के साथ पूरा कर सकें, और एक एक गांव में एक एक प्रधान पुरुष रखें और उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा प्रधान पुरुष रखा जाए, फिर 20 गांवों के ऊपर तीसरा रखा जाए, फिर 100 गांवों के ऊपर रखा जाए। यानी कि पहले तो एक गांव में एक प्रधान व्यक्ति रखो, फिर 10 में, फिर 20 में, और फिर 100 गांवों के ऊपर एक प्रधान व्यक्ति रखा जाए, चौथा आदमी, और 1000 गांवों के ऊपर फिर एक 5वां आदमी रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहिए, कनेक्टेड कर देना चाहिए। अगली बात है राजनीतिक चिंतन में कि सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का दयानंद सरस्वती आग्रह करते हैं। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं तथा ये कार्य उचित रूप में तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः दयानंद ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भली भांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा और इंद्रियों को जीतना, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया है। दयानंद ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो या भ्रष्ट हो। उन्होंने स्पष्टता प्रतिपादित किया है कि सहस्त्रों अज्ञानी लोगों के मत की तुलना में धर्म को जानने वाले एक व्यक्ति का मत भी ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य व्यसनों से बचने का परामर्श दिया। न्याय और दंड व्यवस्था तथा कर व्यवस्था के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है।
मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं मानी है, अपितु न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित जो धर्म सभा है उसके द्वारा होना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में वे मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते हैं तथा उन्होंने मनु के इस विचार को दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाए। तो इस तरीके से आज हमने दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।